हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। जीडी टॉपिक मतलब ग्रुप डिस्कशन टॉपिक या ग्रुप एक्सरसाइज टॉपिक या ग्रुप टास्क टॉपिक, इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। टॉपिक का नाम है जानना चाहता है हिंदुस्तान, मिस्टर गांधी वॉज अ सेल्समैन। मिस्टर गांधी मतलब मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, मिस्टर एम के गांधी, फादर ऑफ नेशन वाज ए सेल्समैन। ये ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के रूप में, ग्रुप एक्सरसाइज टॉपिक के रूप में, ग्रुप टास्क टॉपिक के रूप में ऑल ओवर इंडिया डिस्कस किया जाता है। 10 साल से डिस्कशन हो रहा है इसके ऊपर और ये ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के रूप में लिया जाता है। इसमें नथिंग पर्सनल, ठीक है। अब इसको समझना है कि क्या मिस्टर गांधी सेल्समैन थे, क्या मतलब होता है इसका मीनिंग समझना होगा। सबसे पहले अगर आप हमारी उम्र के लोगों से पूछेंगे, 50 ईयर्स एबव लोगों से पूछेंगे, तो वो किसी भी कीमत पे हमेशा बोलेंगे नो, नॉट एट ऑल, किसी भी कीमत पे नहीं। जो यंगस्टर्स आज के डेट में हैं या अभी 30 साल 35 साल, तो 18 से 35 साल के बच्चों का ओपिनियन गांधी जी के बारे में बहुत बुरा है, ये हम सब जानते हैं। एज ए प्रोफेसर, चूंकि 25 साल से हम लोग स्कूल, है ना, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस, प्रोग्राम, वर्कशॉप दे रहे हैं, तो हमें पता है बच्चों का ओपिनियन हमें हमेशा मिलता रहता है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप टास्क हम लोग हमेशा कंडक्ट करवाते रहते हैं, तो हमें पता है कि बच्चों का क्या ओपिनियन है। तो 18 से 35 साल 40 साल तक के लोगों का जो कहना है कि यस मिस्टर गांधी वाज ए सेल्समैन, वो यस बोलते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन हो गया। एक्चुअली उनको सही रीजन पता नहीं है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आज हम आपको इसके माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत पहले डिस्कस भी हो चुका है, और फिर इसका मैं कंक्लूजन अपनी तरफ से दूंगा कि क्या मिस्टर गांधी वाज ए सेल्समैन। सबसे पहले मैं बोलूंगा नो। क्यों नो मैं बोलूंगा, ये आपको समझना है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, ही वॉज ए ट्रू लीडर एंड लीडरशिप क्वालिटीज। आपको जान के हैरानी होगी कि ये सेल्समैन वाली बात आई क्यों। ये तब आ रही है, तब से डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए कि जब लोग इसमें से किसी विद्वान ने ये सेल्समैन वाला टॉपिक लिया होगा, हम लोग तो नहीं लिए। जिसने भी ये इजाद किया है, जिसने भी इंट्रोड्यूस किया है ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, हम लोग नहीं जानते किसने ऐसा इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जब से ये चला आ रहा है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में स्पेशली डिस्कस होता है, तो हमें यह समझना है कि मिस्टर गांधी को सेल्समैन क्यों कहा गया। ये उस वक्त की बात है जब मिस्टर गांधी, बहुत पुरानी स्टोरी है जो कि गांधी पिक्चर में दिखाया गया था, कि फर्स्ट क्लास में वो बैठे हुए थे और फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठे हुए थे। उसके बाद भी इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश पीपल आते हैं और उनको उस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर धकेल के बाहर निकाल देते हैं पूरा सामान के साथ। उस वक्त शायद उनको रियलाइज हुआ कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना फेमस आदमी, इतना रिच एंड फेमस आदमी, साउथ अफ्रीका में रह के इतना मैं लोकप्रिय हूं सबके बीच, उसके बाद भी मेरी ये स्थिति है कि मुझे बाहर निकाल दिया जाता है सिर्फ रंग भेद, है ना, रेसिज्म जिसको बोलते हैं, रंग भेद की, मैं काला हूं वो गोरे हैं बोल के। तो फिर हमारे फेलो इंडियन, जो हमारे दोस्त इंडिया में हैं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, आप लोग सब जानते हैं मिस्टर गांधी गुजरात के थे, है ना, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, ये हम लोग सब जानते हैं 2 अक्टूबर को। तो जब हम लोग वो जानते थे कि हम इंडियन हैं और हम साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, चूंकि वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत धनी थे, उनके पिताजी भी, है ना, माता पिता। तो ये हमको समझना, उनको ये समझ में आया कि जब मेरी ये स्थिति, तो हमारे इंडियंस की क्या स्थिति होगी। तो उन्होंने क्या किया, उस घटना के बाद 2 साल और अफ्रीका में रहे, कोशिश की उन्होंने इंडियंस को जागरूक करने की, अवेयरनेस लाने की। अब बहुत कोशिश करने के बाद उनको फील हुआ कि नहीं, ये आंदोलन जो है इंडिया में शुरू होगा और इंडिया को तभी आज़ादी मिल सकती है, यहाँ बैठे बैठे साउथ अफ्रीका में ये नहीं हो सकता है। तो वहीं से इसको लीडरशिप क्वालिटीज बोलते हैं कि एट द एज ऑफ 45, 1915 में जब वो आए, दैट इज व्हाई ही केम टू इंडिया, रियलाइजिंग दैट कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आवर फेलो इंडियन, हमारे भारतीय मुल्क के हमारे दोस्तों का क्या हाल होगा जब मेरा हाल ऐसा है। इतना पढ़ने लिखने के बाद मेरी जब कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्टेटस नहीं, कोई औकात हैसियत नहीं अंग्रेजों के सामने। 45 के एज में 1915 में जब वो आए, उनकी एज 45 थी। आप सब जानते हैं, हम लोग सब 50 के आसपास हैं। हमारी 50 के एज में अगर मैं किसी आंदोलन में हिस्सा लूंगा तो मेरी क्या स्थिति होगी, सब लोग समझ सकते हैं, है ना। उस वक्त उतनी एनर्जी नहीं रह जाता है, स्टेमिना नहीं रह जाता है, उतना एफर्ट नहीं ले सकते, उतना इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन उन्होंने 45 के एज में वो इंटरेस्ट दिखाया, वो एफर्ट लिया, वो एनर्जी दिखाई और वो इंडिया आए 1915 में। उस वक्त हिंदुस्तान में लीडरशिप की कमी थी, सब अलग अलग काम करते, सरदार पटेल साहब थे, है ना,
लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, नेहरू जी तो उस वक्त लंदन में ही थे, उस वक्त आए भी नहीं थे, उसके बाद वो आए हैं, गांधी जी आने के बाद आए हैं। बहुत सारे लीडर थे यहाँ पे, बहुत कोशिश कर रहे थे अंग्रेजों से कि ये तो विद्रोह 1857 में ही शुरू हो गया था, रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना, उसके बाद से ये सब चला आ रहा था, लेकिन उस वक्त लीडरशिप अब्सेंस था, मतलब लीडरशिप की बहुत कमी थी। वो आते ही सबसे पहले उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, ही डेवलप्ड विजडम लीडरशिप। उन्होंने विजडम लीडरशिप, अपने बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल किया, जो कि पढ़े लिखे थे, उनको तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ पे लीडरशिप की कमी है, सब अपने अपने राज्य की बात करता है, सब अपने तरह से स्वतंत्रता लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि जब तक लोगों को आप जोड़ोगे नहीं तब तक वो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक टीम वर्क में काम नहीं करोगे, ग्रुप में काम करोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या था, उस वक्त 567 प्रांत थे, छोटे छोटे राज्य, और सारे छोटे छोटे राज्य के सब राजा छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, किंग कहलाते थे, उनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, और सब अपना अपना अंग्रेज किसी को भी लड़वा कर डिवाइड एंड रूल करके हमेशा वो राज करते चले आ रहे थे। उनको ये बात तुरंत समझ में आई, क्योंकि वो विजडम लीडरशिप पे विश्वास रखते थे, उन्होंने अपना बुद्धि लगाया, और उस बुद्धिमत्ता के बल पे उनको तुरंत समझ में आ गया कि इंडिया में लीडरशिप की कमी है, यहाँ पे लोगों को जोड़ना होगा। उससे पहले ही यूज्ड प्रोएक्टिव लीडरशिप। प्रोएक्टिव मतलब इनिशिएटिव, उन्होंने इनिशिएटिव लिया इस काम के लिए कि लोगों को जोड़े कैसे, लोगों को एकत्र कैसे करें, सभी राजाओं को समझाएं कैसे, सभी को एकता के सूत्र में बोलते ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में ही बल है, कैसे लाएं। तो प्रोएक्टिव थे, ही कुड फोरसी द फ्यूचर। उनको मालूम था कि जब तक हम लोगों को आपस में लेके साथ में नहीं चलेंगे, टीम में नहीं लेके चलेंगे, ग्रुप में नहीं होगा। आजादी कब आएगी, जब हम टीम में काम करेंगे, सब मिल के काम करें। उन्होंने प्रोएक्टिव लीडरशिप दिखाया, अपना इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटर बने। ही अप्लाइड कंसिस्टेंसी लीडरशिप। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी काम को लगातार करते रहना, कछुआ खरगोश वाली कहानी। आप मेरा यूट्यूब में वीडियो देखोगे, सब लीडरशिप पे मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, विजडम लीडरशिप पे, प्रोएक्टिव पे, कंसिस्टेंसी पे। तो उन्होंने कंसिस्टेंसी लीडरशिप दिखाई, कछुआ खरगोश की तरह कछुए की चाल में चलते रहे और फिर जीत के दिखाए, मतलब आजादी दिलवाया उन्होंने। ये बात हम सब जानते हैं। और इस कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे है कि वो इसमें भी लगे रहे कि टीम में कैसे वर्क किया जाएगा। तो उन्होंने सब लोगों से बात करना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट लीडर से बात करना शुरू किया, किंग राजाओं से बात करना शुरू किया, और सबको कोशिश की कि धीरे धीरे करके वो सब टीम में आके काम करें। He used persistency leadership। persistency का मतलब नेवर गिव अप। उनको बहुत हतोत्साह होना पड़ा, बहुत लोगों ने रिफ्यूज किया कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे, नहीं आएंगे। कि कुछ राजा बहुत अमीर थे, कुछ थोड़ा सा कम अमीर थे। उसकी वजह से क्या होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो कम पैसे वालों से मिलना नहीं चाहता है, लेकिन वो इसमें लगे रहे। परसिस्टेंसी मतलब अपना नेवर, परसिस्टेंसी का मतलब होता है परसिस्टेंसी, नेवर गिव अप। उन्होंने नेवर गिव अप मतलब नहीं छोड़ा, अपना होप, अपना आशा नहीं छोड़ा, और वो इस काम में लगे रहे, और फाइनली उनको उसमें सफलता मिली, और वो एक्सटेंड किया उन्होंने टीम लीडरशिप। उन्होंने एक टीम बनाया, और उस टीम का सबका अलग अलग लीडर बनाया कि आप इस तरह से इसको, हर प्रांत के लोग बोलोगे ये आप इस तरह से लीडरशिप को ये करोगे, लेकिन उसका मेन लीडर मैं रहूंगा। और उनके लीडरशिप के नेतृत्व में इंडिया आज़ादी की तरफ दौड़ पड़ा, है ना। और सहयोग आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं 1942 से एग्जैक्टली शुरू हुआ, और तब से लेके सिर्फ 5 साल के अंदर हम लोगों को ये आज़ादी 1947 15 अगस्त को मिली। तो उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम कैसे भुला सकते हैं, उनको हम कैसे कह सकते हैं कि ही वाज ए सेल्समैन। जिसने भी ये टॉपिक निकाला है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए निकाला होगा, या ऐसे ही एक सिंपल डिस्कशन के लिए निकाला होगा। कुछ विद्वान लोग बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते हैं किसी चीज़ को, इससे बुरा कुछ नहीं है। टॉपिक क्लियर है कि हम लोग इस एज में पहले से हम जानते हैं इनके बारे में, इनके बारे में हम लोग बहुत पढ़े हैं, कि हम लोगों ने बहुत तैयारी की है, बहुत पढ़ाई की है अपने जीवन में। तो हम जानते हैं कि ही वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग। 45 साल की एज में आके कोई आदमी अगर किसी आंदोलन में ज्वाइन करता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगले 30 साल तक वो इसी तरह से रहता है। कितना बाधा आया, ऑब्स्टिकल्स आया, हिंड्रेंसेस आया, कितनी बार जेल गए, कितनी बार मार खाई, कितना सारा चीज हुआ उनका, उसके बाद भी वो डटे रहे। ये सारी विजडम लीडरशिप, प्रोएक्टिव लीडरशिप, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी लीडरशिप और टीम लीडरशिप फाइनली उन्होंने इस्तेमाल किया। अब पूरे इंडिया को एक एकता के सूत्र में बांधा उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम पे हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, जिसकी वजह से वो डिवाइड हो गया। वही एक गलती हुई थी, जिसकी वजह से आज भी हमारे 18 साल से 40 साल तक के यंगस्टर्स या 45 ईयर्स तक के लोग उनको दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं, है ना, और उसकी वजह से उनको बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं।
तो ये था नो, कि वो ही वॉज नॉट ए सेल्समैन। अब जो बोलते हैं यस ही वॉज ए सेल्समैन, तो उनका क्या पॉइंट है वो भी हम सुन लेते हैं। उनका कहना है कि ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट। सेल्समैन जो होता है अपॉर्चुनिस्ट होता है, अवसरवादी होता है। जहां अवसर देखता है, जहां उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि हम अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, वहाँ ज़्यादा सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो बस वो आदमी उसी वक्त वहीं चला जाता है और वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है, उसको सेल करने की कोशिश करता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, बाय हुक और बाय क्रूक। उनका ये मानना है, जो इस थ्योरी को विश्वास करते हैं कि मिस्टर गांधी वाज ए सेल्समैन, उनका कहना है कि ही वाज एन अपॉर्चुनिस्ट, ही सॉ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है साउथ अफ्रीका में, उतना बड़ा बैरिस्टर होने के बाद भी इंडिया में सब बेवकूफ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, क्यों ना यहाँ पे जाकर अपना लीडरशिप झाड़ा जाए, क्यों ना यहाँ लीडरशिप की जाए, क्योंकि मूर्ख लोगों को क्या पता, इंग्लिश में बोलेंगे सब, उनका लोहा मानेंगे। ये सोच के उनको लगा कि अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, इसलिए वो इंडिया आ गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम आप बता चुके हैं आपको। उनको ये फील हुआ, जो सेल्समैन मानते हैं उनको, कि लीडरशिप अलोन, यहाँ पे मैं अकेला लीडर बनूंगा, सब पे राज करूंगा, सब पे हुक्म चलाऊंगा। उनका ऐसा सोच था, ऐसा सोचते हैं जो यस बोलते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं आप लोग पहले बता चुका हूँ। उनको फील हुआ, जो इस सोच वाले लोग हैं कि लीडर फॉलोअर्स बनाता है, उनके फॉलोअर्स बहुत थे, 30 करोड़ जनता उनकी फॉलोअर्स थी। एक्चुअली वो फॉलोअर्स नहीं थे उनके, वो उनको बहुत सम्मान देते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे। आज लीडर्स फॉलोअर्स बनाता है, रियल मायने में अब लीडरशिप है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो फॉलोअर्स की होड़ लगी हुई है। उन्होंने फॉलोअर्स नहीं बनाया, उन्होंने सम्मान पाया, रेस्पेक्ट पाया अपने देश की जनता से। वो बाद में एक छोटी सी गलती की वजह से सारा प्रॉब्लम हो गया। एनीवे, इस थॉट वाले स्कूल ऑफ थॉट के लोग मानते हैं कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग किसी भी कीमत पे इंडिया को आजाद कराना चाहते थे, बाय हुक और क्रूक, प्रोडक्ट सेल करके। प्रोडक्ट हमारे देश का उद्योग धंधा, हमारे देश का लोग, हमारे देश का पूंजी, उस वक्त इंडिया सोने की चिड़िया थी या उसके पहले थी, यहाँ का सामान बेच के, जो भी जिस तरह से उन लोगों ने सोचा, उस थॉट को प्रमोट करने की कोशिश की, उनके हिसाब से प्रोडक्ट ओरिएंटेड विचारधारा वाले वो आदमी थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि मिस्टर गांधी वाज ए सेल्समैन? नो एट ऑल। इट्स माय कंक्लूजन, इन माय ओपिनियन। और जो 18 से 40 साल के बच्चे हैं उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा मिस्टर गांधी के ऊपर, कि किस वजह से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब अलग हुआ, उसका क्या एक्चुअल कारण था। नॉट नेसेसरी कि मैं ही आपको बताऊं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उसको भी पढ़ के आप जान सकते हो। आज मुझे पूरा विश्वास है कि आपका समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डिस्कशन टॉपिक भले ही ये है कि मिस्टर गांधी वाज ए सेल्समैन, लेकिन इसका आंसर ग्रुप डिस्कशन में आपको देना है नो। क्योंकि आज भी मेरे ही उम्र के लोग आपका इंटरव्यू लेते हुए मिलेंगे। यंगस्टर्स लेता है तो ठीक है, तब उसको आप बोल सकते हैं यस, वो आपकी बात भी सुनेगा, स्पेशली गवर्नमेंट सर्विस में, स्पेशली सिविल सर्विस इंटरव्यू में, यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू में, आईपीएस इंटरव्यू में, पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू में, या गवर्नमेंट का किसी भी टॉप इंटरव्यू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के इंटरव्यू में, आरआरबी, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में आप हमेशा नो बोलेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेरे से बड़े उम्र के लोग हैं, उनके लिए आज भी मिस्टर गांधी पूजनीय हैं। ही वॉज ए ग्रेट मैन फॉर अस। उनका कंट्रीब्यूशन कभी नहीं भुलाया जा सकता, इस बात को आप हमेशा याद रखें। आप हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, कोई बात नहीं है, आप यंग हैं, आपका अपना विचार है, आपका अपना ओपिनियन है, आपका अपना मत है, बिल्कुल रखिए, अच्छी बात है। लेकिन हर चीज़ को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमेशा एनालिसिस करिए, इंटरप्रिटेशन करिए, फैक्ट्स पे जाइए, फैक्ट्स पता करिए, उसके बाद किसी पे आप अपना मत दीजिए। सो थैंक यू सो मच। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जरूर कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसको शेयर जरूर करिएगा, सो दैट 1000 लोगों तक पहुंचे या लाखों लोगों तक पहुंचे। और उससे कुछ भी अगर किसी को सीखने को मिला, इसके बेस पर अगर कोई सीख पाया, एक भी बंदा, एक भी व्यक्ति, तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो बनाना मेरा सार्थक हुआ। सो थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।